नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है आकाश। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग खुद करना चाहते हैं तो आपको कौन से फैक्टर्स पे स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए। किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंडस्ट्री को किस एंगल से आपको देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इंडिया में स्पेशली 4,500-5,000 से ज़्यादा, अगर इंडियन मार्केट की हम बात करें तो उसमें 4,500-5,000 से ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं, जिनमें से 80 से 90% स्टॉक ऐसे हैं जो आपको रिटर्न बना के नहीं देंगे। हो सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये स्टॉक आपको रिटर्न बना दे, लेकिन अगर आप टाइम पे एग्जिट नहीं करेंगे तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपके जो रिटर्न है वो खत्म हो जाएंगे। आज हमने पिछले पास्ट में भी काफी बार देखा है और इन फ्यूचर भी ऐसा आपको काफी बार देखने को मिलेगा। जैसे रिसेंटली आप पीएसयू स्टॉक की रैली देखें तो हो सकता है कि जिन्होंने पैसा बनाया है, आज बहुत पैसा बनाया है, इनमें 8-8 गुना 7-7 गुना स्टॉक हो गए हैं, कुछ 10-10 गुना भी हुए हैं पिछले 1 से 2 सालों में। लेकिन बात यह है कि वो क्या ये स्टॉक जो जिस लेवल्यूशन पे जिस लेवल पे आज पहुंच गए वो सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कि हमें आने वाले 2-4 सालों में पता लगेगा कि क्या ये स्टॉक उस लेवल को सस्टेन कर पाते हैं या फिर यहाँ से और रिटर्न दे पाते हैं कि नहीं, या फिर इनके इन्वेस्टर को इन फ्यूचर लॉसेस का सामना करना पड़े या फिर जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो इवेपोरेट हो। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोसेस है वो सही होना चाहिए अगर आपको लंबे समय में पैसा बनाना है। देखिए, शॉर्ट टर्म में कोई भी पैसा बना सकता है। अगर बुल मार्केट हो, किसी एक सेक्टर में आप राइट टाइम पे घुस गए तो आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा बनाना है, 15 साल, 20 साल, 25 साल और बड़ा पैसा बनाना है, तो आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आपका क्या प्रोसेस रहना चाहिए जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, और किस तरह के जो स्टॉक है उनको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और किस तरीके के जो स्टॉक है उनको आपको अपने पोर्टफोलियो से अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न बना सकें। अब अच्छे रिटर्न की परिभाषा क्या है कि किसी के लिए हो सकता है अच्छा रिटर्न 12 से 14% का रिटर्न हो, वो बहुत अच्छा हो, तो वो उसके लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग बेस्ट है। लेकिन हो सकता है कईयों को 30-35% का रिटर्न चाहिए, जो कि एक बहुत ही रिस्की चीज है, क्योंकि आज के मार्केट में 30-35% रिटर्न बनाना लगातार 4-5 साल 7 साल के पीरियड में काफी मुश्किल टास्क है। कई लोग बनाते हैं, जरूर बनाते हैं, उसके लिए वो लेवरेज लेते हैं या कुछ और छोटी कंपनी में सही टाइम पे वो इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उनके रिटर्न बन सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 30-35% का रिटर्न अगर आप लंबे समय के लिए देखें बनाना काफी मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 18 से 20% का टारगेट लेके चलते हैं, या 17-17-18-19-20% के आसपास का टारगेट, तो चांसेस ये हैं कि आप इतना रिटर्न बना सकते हैं। अब उसके लिए आपका जो प्रोसेस है वो अच्छा होना चाहिए। अब 18% का रिटर्न आपको लग रहा होगा यार कि अगर 30% का रिटर्न बने वो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन 18% का उतना बढ़िया नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 18% का अगर आप रिटर्न लेके 25 से 30 साल का हॉरिजन लेके अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो आज इन्वेस्ट किया गया पैसा है वो लगभग 100 गुना हो जाएगा। क्योंकि अब अगर आप 18% का रिटर्न लेके चलते हैं तो हर 4 साल में आप अपना जो पोर्टफोलियो से डबल कर सकते हैं। तो पहले 4 साल में आपका 2 गुना हो गया, अगले 4 सालों में यानी कि 8 सालों में आपका पोर्टफोलियो 4 गुना हुआ, 12 साल में आपका पोर्टफोलियो 8 गुना हुआ, उसके बाद 16 साल में 16 गुना हुआ, 20 साल में 32 गुना हुआ, 24 साल में 64 गुना, और 28 साल में वो हो गया 128 गुना। अब 128 नहीं होगा तो 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटी आपके जो रिटर्न है वो काफी अच्छे बन जाएंगे। अब सपोज अगर आप 10 लाख से आज इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं और आप अगर आप ये 4 साल में डबल वाला टारगेट पूरा कर सकते हैं, तो 10 लाख जो आज आपका है वो 28 से 30 सालों के बाद 10 करोड़ प्लस हो जाएगा। वो हो सकता है 12 करोड़ हो सकता है वो 9 करोड़ हो, लेकिन आपका जो अच्छा खासा जो पोर्टफोलियो है वो बन जाएगा उस समय तक। तो इसमें फायदा क्या है कि एक तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना होगा। अगर आपको 18-17-18% टाइप रिटर्न चाहिए, काफी सारी भारत में ऐसी कंपनी है जो सेकुलर ग्रोथ कंपनीज है, और वो इतना रिटर्न आपको बना देंगी अगर आप उनको सही वैल्यूएशन पे उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो जिसकी हम बात आज के वीडियो में करने वाले हैं कि वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी कंपनी में जो कि 15 से 20% का रिटर्न, 15 से 20% का ग्रोथ भी करेगी लंबे समय के लिए, अगर आप उसको एक खराब वैल्यूएशन पे ले लेते हैं तो तब भी आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में नहीं बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो जब आए वो आप मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 पे और शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री आई एम इन्वेस्टिंग इन। यानी कि हमको ये देखना है कि जिस इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्या वहां पे टेलविंड्स हैं कि नहीं है। टेलविंड्स का मतलब कि क्या सेक्टर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि
चाहे आप अच्छी से अच्छी कंपनी एक खराब सेक्टर में उठा लेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो सेक्टर से इम्पैक्टेड होगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमको सबसे पहली चीज देखनी है कि जिस कंपनी या जिस इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या वो इंडस्ट्री 15, 16, 17% टाइप रिटर्न लाइक की एवरेज से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री 4, 5%, 7% बढ़ रही है तो उसमें कोई भी कंपनी को 17, 18, 19% टाइप रिटर्न बनाने में काफी मुश्किलात होगी। और इसीलिए अगर कोई से इंडस्ट्री 12, 14, 15% की ग्रोथ दिखा रही है तो उसमें जो अच्छी कंपनीज है वो अपने आप ही 15 से 20, 22% टाइप रिटर्न आपको दे देंगी, अगर आप उनको सही वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करेंगे तो, उनमें सही वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमको ये देखना है कि जिस इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस सॉरी जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, क्या वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन उसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए कि वो ऑलरेडी सबको पता है। और उसके बाद हुआ क्या है कि उसमें जो कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन आप देखेंगे 80 का पी, 100 का पी, 150 का पी, 90 का पी। तो उस वैल्यूएशन पे अगर आप इन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस बहुत कम है कि आपका पैसा बनेगा। क्योंकि आप अगर इन्फोसिस को देख ले तो इन्फोसिस भी 1997, 98, 99, 2000 में बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन जिन्होंने उसमें शुरुआत में पैसा लगाया उन्होंने तो पैसा बनाया। जैसे कि आज अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम बात करें, भारत में काफी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने 2, 4 साल, 5 साल पहले उनमें पैसा लगाया, उन्होंने तो आज बहुत पैसा बनाया। लेकिन जो आज उनमें पैसा बनाएंगे, क्या वो कल पैसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसी तरह ये सेम चीज हुई थी इन्फोसिस के साथ 1999, 2000 में। जिन्होंने 96, 95 में इन्फोसिस में पैसा लगाया उनका तो बहुत अच्छा पैसा बना, लेकिन जिन्होंने उसमें 99 और 2000 में पैसा बनाया उनका जो है वो अगले 6 साल तक उनका जो भाव है वही वापस नहीं आया। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि इन्फोसिस का जो वैल्यूएशन था वो 200, 150, 200, 250 के पी के आसपास पहुंच गया था। तो जब भी आप किसी ऐसी इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ है तो आपको साथ ये भी देखना है कि क्या वो ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस इन है कि नहीं है। तो इसीलिए हमको कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज देखनी, जैसे इंडिया में फाइनेंशियल्स हो गए या आईटी हो गई। आईटी और फाइनेंशियल्स में आपको काफी सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि 15-20% का रिटर्न आपको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे देंगी। क्योंकि बैंकिंग में हो गया, बैंकिंग हो गई, एनबीएफसी हो गई, इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न पास में भी दिया है भारत में। और इन फ्यूचर भी चांसेस ये हैं कि ये जो सेक्टर है ये काफी अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि ये बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। आज भी अगर आप देखें कि भारत में काफी सारे लोगों के अकाउंट्स नहीं है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड लोग इतना यूज नहीं करते आज के डेट में, जो कि धीरे धीरे अब क्रेडिट कार्ड का ट्रेंड चल रहा है। तो इसी तरह ये सेक्टर जो है ये आपको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उस इंडस्ट्री में ग्रोथ है कि नहीं है। तो जो दूसरा पॉइंट अब हमें देखना चाहिए वो ये है कि लुक फॉर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो हमको उन इंडस्ट्रीज में जो कि 12, 14, 15% टाइप ग्रोथ दिखा रही हैं इंडस्ट्रीज, उनमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो कि लास्ट फ्यू क्वार्टर से अच्छा ग्रोथ दिखा रही हैं। क्योंकि एक अच्छी इंडस्ट्री में भी काफी खराब कंपनीज आपको मिलेंगी, तो आपको वीड आउट करना है कि कौन सी कंपनीज खराब है और कौन सी अच्छी। उसका पता आपको इससे चलेगा कि लास्ट के फ्यू क्वार्टर में कंपनी कौन सी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अपनी दिखा रही है। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है लास्ट से 2 से 3 सालों में जो कंपनी की सेल्स और कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते रहने चाहिए। और साथ ही साथ जो ईयर क्वार्टर ग्रोथ है वो भी आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आप दिसंबर 2023 की क्वार्टर एंडिंग ग्रोथ को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको वो सितंबर 2023 के क्वार्टर से कंपेयर नहीं करना, बल्कि आपको दिसंबर 2022 के क्वार्टर से कंपेयर करना है। क्योंकि काफी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं दिखती आपको। क्योंकि सपोज कोई कंज्यूमर कंपनी है और उसके जो प्रोडक्ट हैं वो फेस्टिवल के सीजन में ज्यादा बिकते हैं, तो आप हो क्योंकि जो अब फेस्टिवल जैसे दिवाली है वो ज्यादातर नवंबर में आता है, तो वो उसकी जो सितंबर की जो सेल है सितंबर एंडिंग क्वार्टर की वो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर से कम ही होगी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में उसकी सेल ज्यादा होती है। तो इसीलिए आपको जब भी आप किसी कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं क्वार्टर की ग्रोथ जो है उसको कंपेरिजन कर रहे हैं, तो आपको पिछला क्वार्टर नहीं लेना बल्कि पिछले साल का सेम क्वार्टर लेना है। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सी कंपनी में सेल्स और प्रॉफिट दोनों की ग्रोथ आ रही है। तो आपको ऐसी कंपनीज चूज करनी है जिनमें रिसेंटली या तो एकदम से क्वार्टर ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ग्रोथ आनी शुरू हुई है, या फिर वो पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यू कर रही है। और साथ ही साथ पिछले 2-3 सालों में भी आपको इसकी जो प्रॉफिट और उसकी सेल्स ग्रोथ है वो देखनी चाहिए कि वो किस तरह से ग्रो किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ग्रोथ कितनी दिखाई है कंपनी ने। तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा लुक फॉर सोर्सेज ऑफ ग्रोथ, दैट इज
वैल्यू इन वैल्यू टर्म्स एंड इन प्राइस टर्म्स। तो देखिए कोई भी कंपनी जब अपना सेल्स बढ़ाती है और अपना प्रॉफिट बढ़ाती है तो उसका उसके पास दो तरीके होते हैं। एक तो वो वॉल्यूम बढ़ा ले, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो बेच रही है वो अगले साल उससे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेचे, या नंबर ऑफ जोग्राफीज में अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको बढ़ाए, या और जो दूसरा सोर्स है वो अपना दाम बढ़ा दे। सपोज आप एक कंपनी है वो एक बिस्कुट का पैकेट जो है वो 10 रुपए का बेचती है और अगले साल और एक साल में 100 पैकेट बेचती है। एग्जाम्पल के लिए 100 पैकेट बेचती है, 10 रुपए का बेचती है, अगले साल में वो कंपनी 100 के बजाय 110 पैकेट बेच रही है, लेकिन जो उसका प्राइस है वो 10 से 11 हुआ है। तो जो उसकी ग्रोथ है वो एक 10% है वो उसके टर्म में आ रही है प्राइस के टर्म में, और 10% ही आ रही है वॉल्यूम के टर्म में। और सपोज एक और कंपनी है जो कि इस साल 100 पैकेट बेच रही है 10 रुपए के दाम पे, अगले साल वो दाम उसका 10 रुपए है लेकिन वो 110 पैकेट बेच रही है। तो इसमें सिर्फ उसकी जो ग्रोथ है वो वॉल्यूम टर्म्स में आ रही है, यानी कि वो क्वांटिटी ज्यादा बेच रही है लेकिन उसका प्राइस जो है वो सेम ही है। अब जो तीसरा कंपनी है वो पहले साल में 100 पैकेट बेचती है 10 रुपए के दाम पे, अगले साल में वो 100 पैकेट ही बेचती है लेकिन उसका जो प्राइस है वो 15 रुपए हो जाता है। तो जो तीसरी टाइप ऑफ ग्रोथ है उसमें भी ग्रोथ आई कंपनी में अच्छी, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी कंपैरिजन टू अदर टू कंपनीज, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि एक लेवल के बाद आप प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना है कि अगर किसी कंपनी में ग्रोथ आई है तो वो किस सोर्स से आई है, क्या कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, क्या कंपनी ने कोई नया केपेक्स किया, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है तो उससे उसकी जो ग्रोथ है उसका रेवेन्यू है वो बढ़ा है, या क्या कंपनी सिर्फ दाम बढ़ने के कारण ही उसका जो ग्रोथ है वो बढ़ा है। तो अगर आपको अच्छी कंपनी देखनी है तो अच्छी कंपनी वो है जिसकी जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रही है, और अगर वो थोड़ा प्राइस इंक्रीज करे दैट्स फाइन, बट अगर वो सिर्फ प्राइस के बेस पे ग्रो कर रही है तो जो वो उसकी जो ग्रोथ है वो लंबे समय के लिए सस्टेनेबल नहीं होगी। तो आपको ये देखना है कि वॉल्यूम ग्रोथ वाली जो कंपनीज है वो इन फ्यूचर अच्छा कर सकती हैं, बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती हैं एज कम्पेयर टू वो कंपनीज जो कि सिर्फ प्राइस के बेस पे अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर रहे हैं या ग्रोथ को जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी को ढूंढे जिसमें वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा हो, या जिसने रिसेंटली नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हो, या जिसने नया केपेक्स किया हो जिससे इन फ्यूचर उसकी और ग्रोथ हो सके। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है लुक फॉर कंपनीज विद गुड आरओई और चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन आरओई। तो ग्रोथ के बाद हमें जो अगली चीज देखनी है वो ये है कि क्या वो कंपनी जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है उस पर अच्छा रिटर्न बना पा रही है कि नहीं बना पा रही। अब इसके लिए हम रिटर्न ऑन इक्विटी का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम ओवरऑल इक्विटी जो शेयर होल्डर की उस पर देख सकते हैं कि कंपनी कितना रिटर्न बना रही है, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में का भी यूज कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं जो ऑपरेटिंग एसेट्स कंपनी ने इन्वेस्ट किए हैं उस पर कंपनी कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना पा रही है। अब लेकिन सबसे अच्छा जो मेट्रिक है वो आपको ये देखना चाहिए कि आरओई कितना है कंपनी का। आरओई में क्या हो है कि सब कुछ कवर हो जाता है कि कंपनी के पास अगर कोई एक्सेस कैश है कुछ भी है तो वो सब कुछ आरओई में कवर हो जाएगा। तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि कंपनी जो है वो जो ग्रो कर रही है वो कितने अच्छे रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर पा रही है। तो अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी टेम्पररी रीजन की वजह से डिप्रेस हुआ है, सपोज 2 साल पहले किसी कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो 22% 25% के बीच में था, और उसके बाद रिसेंटली कंपनी ने केपेक्स किया तो उसमें उसका जो एसिड साइड है उसमें एडिशन हो गया, और यानी कि उसके एसिड बढ़ गए, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, प्लांट बढ़ गया, मशीनरी बढ़ गई। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी इक्विटी भी बढ़ जाएगी लाइबिलिटी साइड में। और इक्विटी बढ़ने की वजह से कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कंपनी ने इस साल प्लांट लगाया, यानी अगर कंपनी ने पिछले साल केपेक्स किया है और उसका प्लांट इस साल कमीशन होना है, तो अभी तक उससे रेवेन्यू और प्रॉफिट्स आना शुरू नहीं हुए। तो हमको ये देखना है कि कौन सी कंपनी का जो रिसेंट कैपेक्स है या रिसेंट किसी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ भी किया, तो अगर उसका अभी तक उससे रेवेन्यू आना शुरू नहीं हुआ तो उससे क्या होगा कि अगर जब उस प्रोडक्ट से कल को रेवेन्यू आएगा तब उसका कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और उससे उसका क्या होगा, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब एक कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है और उसके साथ अगर वो अपने रिटर्न जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी उसको इम्प्रूव कर ले, तो उसमें कंपनी में डबल फायदा मिलता है उसको, कंपनी को ग्रोथ का। तो इसी तरह हमको उन कंपनीज को देखना है जो कि ग्रो कर रही हैं और अच्छे आरओई के साथ ग्रो कर रही हैं, या तो ऐसी कंपनी हो या फिर जो ग्रो कर रही हैं और इन रिसेंटली उन्होंने केपेक्स किया है और जिस वजह से उनका रिटर्न ऑन इक्विटी डिप्रेस हुआ है, और इन फ्यूचर जब उस केपेक्स से उस प्रोडक्ट से रेवेन्यू और प्रॉफिट आना शुरू होंगे तो जो उसके रिटर्न रेशियो आज डिप्रेस लग रहे हैं आपको, वो कल को बढ़िया हो जाएंगे। तो ऐसी कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। तो पॉइंट नंबर 5 जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि लुक फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एंड इट शुड बी पॉजिटिव। यानी कि
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वो हुआ जो कि कंपनी अपने मेन धंधे से कैश कितना जनरेट कर पा रही है। और अगर कंपनी अपने मेन धंधे से कैश जनरेट नहीं कर पाएगी तो इन फ्यूचर उसे ग्रो करने के लिए एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर चाहे वो इक्विटी को डाइल्यूट करे, यानी कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ा के और इन्वेस्टर को लाए, उनसे पैसा रेज करे, या फिर वो अपना डेट बढ़ाए। तो दोनों ही सिचुएशन में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनकी बुरी तरीके से धुलाई पिटाई होती है, क्योंकि जब कंपनी एडिशनल डेट उठाती है तब भी मार्केट उसके शेयर प्राइस को बुरी तरह से ट्रीट करता है। और उसके बाद जब कंपनी इक्विटी अगर डाइल्यूट करेगी तो ऑटोमेटिकली जो आपकी करंट पर शेयर अर्निंग है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी, जिस वजह से स्टॉक प्राइस पे भी इम्पैक्ट होगा। तो आपको ऐसी कंपनी देखनी है जिनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो पॉजिटिव हो, यानी कि जो कंपनी धंधे से पैसा कमा रही है वो पॉजिटिव हो। वो ऐसा ना हो कि कंपनी धंधा कर रही है लेकिन उनका सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ है। तो इसलिए आपको कंपनी के वर्किंग कैपिटल जो डेज हैं वो देखने चाहिए, और साथ ही साथ आपको कैश फ्लो फ्रॉम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है कंपनी का वो देखना चाहिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं है। क्योंकि अब कई लोग फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं, फ्री कैश फ्लो इज फाइन, बट अगर कोई कंपनी ग्रोथ कर रही है तो उसको उसका फ्री कैश फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उसको उसका जो भी धंधे से पैसा आएगा उसे दोबारा री इन्वेस्ट करना है इन फ्यूचर और ग्रो करने के लिए। तो आपको ये देखना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कैश फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है दैट्स फाइन, क्योंकि कंपनी इन फ्यूचर ग्रो करने के लिए ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट कर रही है, चाहे फिर वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कर रही हो, कोई फैक्ट्री प्लांट प्लांट लगा रही हो, या और कोई भी तरीके का केपेक्स कर रही हो, या कोई R&D पे एक्सपेंडिचर कर रही हो, तो किसी भी तरीके की ऐसी जो इन्वेस्टमेंट है दैट्स फाइन, क्योंकि वो इन फ्यूचर कंपनी को ग्रोथ करके दिखाएगी। तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिनका कैश फ्लो फ्रॉम जो ऑपरेशन है वो पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव हो। क्योंकि अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है और उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है तो आज नहीं तो कल उसको जो इन फ्यूचर ग्रो करने के लिए फंडिंग है वो कहीं ना कहीं से उठानी पड़ेगी। तो तब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनकी बुरे तरीके से धुलाई पिटाई होगी। तो हमारा पॉइंट नंबर 6 है लुक एट डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए, हमने रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की अभी एक दो पॉइंट पहले। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी अपना बढ़ा सकती है अगर वो ज्यादा डेट उधारी ले तो। अब ये कैसे कि अगर सपोज आपके पास 100 रुपए आए और आपने कहीं आप उस 100 रुपए पे 10% का रिटर्न बना पा, सपोज आप क्या करते हैं, आप 100 रुपए अपना लाते हैं और 200 रुपया कहीं और से उधारी उठाते हैं, आप 300 रुपए पे 10% कमाते हैं। तो अब जो आपकी इक्विटी है उस पर आप 30 रुपए कमा रहे हैं, यानी कि आपकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 30% हो गई। हालांकि ये रिटर्न ऑन इक्विटी उतनी अच्छी नहीं है जो कि अगर आप अपने 100 रुपए पे 30% कमा पाते, क्योंकि अगर आपने कहीं से एक्सटर्नल फंडिंग उठाई है तो उस पर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा और कल को वो पैसा वापस भी करना पड़ेगा। तो आपको उस तरीके की कंपनीज देखनी है जो कि इन फ्यूचर ग्रो कर सकें और अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ ग्रो कर सकें, और साथ ही साथ उनका जो डेट है वो कम हो, बहुत ही कम नहीं भी हो कोई इट्स ओके, क्योंकि कई बार कंपनी को एकदम से केपेक्स करने के लिए या कोई R&D एक्सपेंडिचर करने के लिए डेट उठाना पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी लगातार सिर्फ डेट उठा के अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ा रही है तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। तो आपको अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी भी चाहिए और साथ ही साथ डेट टू इक्विटी रेशियो भी रीजनेबल होना चाहिए। अब रीजनेबल में बैंकिंग में आप डेट टू इक्विटी रेशियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बैंकिंग क्या है कि उसका रॉ मटेरियल पैसा है। क्योंकि बैंकिंग अगर 100 रुपए खुद का लगाता है तो वो 700 रुपए बाहर से उठा के 8 टाइम लेवरेज करके और पैसा बनाता है, क्योंकि बैंकिंग के जो रिटर्न ऑन एसेट है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसको बाहर से पैसा उठा के और लोन देने पड़ते हैं और तभी वो ग्रो कर पाता है। तो बैंकिंग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में आप कुछ कंपनीज को अवॉइड कर सकते हैं कि उनका जो अगर 1:1 भी है डेट टू इक्विटी रेशियो तो वो भी फाइन है। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर कंपनी आपको बोले कि उसको बहुत ज्यादा उधारी लेके ग्रो करना पड़ेगा, उसको एडवर्टीजमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, तो वहां पे आपको देखना चाहिए कि क्या रियली उसको उस कर्जे की जरूरत थी। क्योंकि ये जो बिजनेसेस है इनमें ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होती है। अगर कंज्यूमर बिजनेस आप देखें कोई, या IT बिजनेस देखें, तो इनमें बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होती है आपको, क्योंकि कंज्यूमर में ज्यादातर कंपनी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है उसको आउटसोर्स कर देती है, तो उसको कोई भी प्लांट और मशीनरी लगानी नहीं पड़ती अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर कंपनी इन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसको जरूरत पड़ सकती है डेट की, अदरवाइज उसको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एक रीजनेबल डेट टू इक्विटी रेशियो वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है। अगर किसी कंपनी में बहुत ज्यादा कर्जा है तो उससे आपको दूर ही रहना है। तो हमारा पॉइंट नंबर 7 है लुक फॉर कंपनीज वेयर देयर इज स्कोप ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन। तो हमें ये देखना है कि उन कंपनीज में हम इन्वेस्ट करें जहां पे मार्जिन जो है कंपनी के आज डिप्रेस हैं, किसी कारण के किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। सपोज कंपनी ने रिसेंटली कोई नई ब्रांच लगाई है, या रिसेंटली कोई नया स्टोर खोला है, या रिसेंटली कोई कैपेक्स किया है, तो उस वजह से कंपनी के जो मार्जिन है वो
टेम्पररी पीरियड के लिए डिप्रेस हो जाएंगे। तो हमें ऐसी कंपनीज को देखना है जिनमें ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो सकती है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब ये है कि अगर कंपनी की सेल आज 100 रुपया है और उस पर वो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 10 रुपया है, और वहीं जब उसकी सेल 100 से बढ़ के अगर 150 होती है, तो उसका जो मार्जिन है वो 10 से बढ़ के 12 या 13% हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफी तेजी से ग्रो कर जाते हैं। तो हमें ऐसी कंपनीज देखनी है जिनमें कल को मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप हो। अब उसके लिए हमको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में से उसकी डिटेल मिल जाएगी, या उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल से पता लग जाएगा, या उसकी इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमको देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट हमें देखना है कि क्या कंपनी हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रही है, या क्या कंपनी नए प्रोडक्ट और लॉन्च कर रही है जिनके जो मार्जिन है वो हाई हैं। तो हमें ऐसे ही कंपनीज ढूंढनी है जहां पे मार्जिन एक्सपेंशन कल को हो सके। या फिर सपोज कोई बैंक है, वो आज ब्रांचेस लगा रहा है, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन कल को जब उस ब्रांचेस में डिपॉजिट्स आने शुरू होंगे, जब उस ब्रांचेस से लोन्स आने शुरू होंगे, तब उसमें जो उसका कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमको ऐसी कंपनीज देखनी है जहां पे ऐसा स्कोप है मार्जिन एक्सपेंशन का, क्योंकि ऐसी कंपनीज इन फ्यूचर काफी अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकती हैं। तो पॉइंट नंबर 8 है इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर ट्रेडिंग एट रीजनेबल वैल्यूएशंस। तो देखिए हमने सब पॉइंट देख लिया, हमने ग्रोथ देख लिया, हमने इंडस्ट्री का ग्रोथ देख लिया, हमने मार्जिन देख लिए कंपनी के, हमने रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख लिया, हमने डेट टू इक्विटी रेशियो भी देख लिया, हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी देख लिया, हमने स्कोप ऑफ जो सोर्स ऑफ ग्रोथ जो है, या कि यानी कि वॉल्यूम ग्रोथ, प्रोडक्ट लॉन्च, या कुछ भी जो जिस सोर्स से ग्रोथ आ रही है वो भी देख लिया। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग में सिर्फ यही चीजें देख के इन्वेस्ट करना होता तो इन्वेस्टिंग बहुत ईजी होती, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें तो आपको एशियन पेंट मिल जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर मिल जाएगा, नेस्ले मिल जाएगा, या फिर आपको बर्जर पेंट हो गया, या और काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन सिर्फ ये सब देख के अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा, अगर आप उस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएशन बहुत ज्यादा पैसा पे कर देते हैं। क्योंकि अगर आप इन सब स्टॉक्स को देखो तो ये काफी महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, और इनमें उतना ज्यादा ग्रोथ भी नहीं है। इन सब कंपनीज में एक रीजनेबल ग्रोथ है, और उसके साथ ही 80 90 100 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। और बाय द वे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इन कंपनीज में बाय और सेल का, तो आप अपना रिसर्च खुद करें। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के पर्पज से ये स्टॉक्स का नाम लिया है मैंने, कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको बाय करने को बोल रहा हूँ या मैं आपको सेल करने को बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का समझाने का मतलब ये है कि अगर आप डीमार्ट को देखें रिसेंटली लास्ट 3 4 साल में वो फंसा हुआ है एक पर्टिकुलर रेंज में, क्योंकि उनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। अगर कोई कंपनी, अगर आप 15 17 18% की ग्रोथ करने वाली कंपनी, अगर आप उसको 80 90 के पी मल्टीपल पे खरीदेंगे तो आपका पैसा बनाना वहां से मुश्किल है, अनलेस कि वो उसका जो प्रॉफिट है वो टेम्पररी रीजन की वजह से डिप्रेस है और उस वजह से उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हाई दिख रहा है, तो डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर उसका जो अर्निंग्स है वो नॉर्मलाइज अर्निंग्स है और उस पर आप इतना पी पे करेंगे, तो वहां से पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको ऐसे करेक्टरिस्टिक्स वाली कंपनी जिनमें ये सब करेक्टरिस्टिक हो, यानी उसमें ग्रोथ हो, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो, उसमें मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप हो, उसमें उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो नॉर्मल हो, तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स वाली कंपनी को आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे पिक करना है। यानी कि अगर कोई कंपनी सपोज 18% या 20% का ग्रोथ करने वाली है आने वाले 3 से 5 सालों में, आपको समझ आ रहा है उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ के, उसकी मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन के कॉन कॉल में, उसके बाद उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कंपनी जिससे कि वॉल्यूम ग्रोथ कर सकती है इन फ्यूचर, और थोड़ा बहुत कंपनी की प्राइस से ग्रो करके कंपनी 18 20 22% टाइप रिटर्न ग्रो कर सकती है। और अगर आपको ऐसी कंपनी 25 30 रीजनेबल बाय है, वहीं अगर ऐसी कंपनी आपको 14 15 टाइप मल्टीपल पे मिल जाती है, तो वो तो आपके लिए मल्टीपैगर हो सकती है वहां से। अब होगी कि नहीं होगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज की, क्योंकि 3 से 5 साल में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि नया कंपटीशन आके कोई सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर दे जिस वजह से मार्जिन गिर जाएं या सेल्स इम्पैक्ट हो, तो आपको वो चीजें तो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप ये सब फैक्टर्स वाली कंपनी एक अच्छे वैल्यूएशन पे लेंगे, और साथ ही साथ ऐसी 10 12 15 कंपनी ढूंढ के उनमें इन्वेस्ट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी आपका रिटर्न बनाने की ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं अगर आप ऐसी कंपनी को एक बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करेंगे, फिर भी अगर आप 12 15 कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी रिटर्न बनाने की थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपको एक अच्छी कंपनी लेनी है और एक अच्छे वैल्यूएशन पे लेनी है, क्योंकि एक अच्छी बहुत अच्छी कंपनी होगी वो खराब इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है अगर आप उसको बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ले लेते हैं। वहीं अगर एक मेडियोकर कंपनी भी होगी, अगर आप उसको बहुत ही अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ले लेते हैं, और उस कंपनी में इंप्रूवमेंट है स्कोप,
जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो है, तो उस सिचुएशन में आपके रिटर्न काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। तो आपको वैल्यूएशन का खास ध्यान रखना है, क्योंकि 2000 से लेके 2007-8 तक इन्फोसिस ने कोई रिटर्न नहीं दिया था, हालांकि वहां से वो ग्रो भी करता रहा था 25-30% की वजह से। और उसका रीजन क्या था? एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2000 से लेकर 2010 तक रिटर्न नहीं दिया। उसका रीजन क्या था? उसमें ग्रोथ कम हो गई, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करने कम कर दिए, कई एग्जिस्टिंग ब्रांड कैंसिल किए। तो अगर ग्रोथ कम होगी तब भी आपका रिटर्न नहीं बनेगा, और अगर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई होगी तो भी आपका रिटर्न नहीं बनेगा। तो आपको ये सब पॉइंट देखने हैं, और वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन की कई लोग बोलते हैं कि वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी कंपनी को 30 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं तो शायद वैल्यूएशन उतना इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप 3 से 5 साल 7 साल के व्यू से ले रहे हैं किसी कंपनी को, तो फिर आपको थोड़ा वैल्यूएशन का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको समझ आया होगा कि अगर अगर एक हमको इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग खुद करने आए तो हमें किन तरीके की कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन तरीके की कंपनी से दूर रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा, जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।